फौजी बहू की गाय का किया बंटवारा। सुष्मिता अपनी माँ और बाबा के साथ रहती थी। वैसे तो वो लोग गरीब थे, लेकिन उनके पास एक गाय थी। सुष्मिता का बाप उसी गाय का दूध बेचकर अपना घर चलाता था। अभी सुष्मिता की उम्र बस 8 बरस थी जब उस गाय ने एक बछड़ा दिया। अरे वाह, हमारी गंगा ने बच्चा दिया। पापा पापा माँ देखो, गंगा ने बच्चा दिया। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत बछड़ा है। अजी जरा इसकी आंखें तो देखो, कितनी खूबसूरत है। सुष्मिता बड़े ही गौर से उस बछड़े को निहारने लगी। वो बछड़ा भी उसे देख रहा था। सुष्मिता एक छोटा गाय का बछड़ा पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसने उस बछड़े का नाम गुलाबो रख दिया और बड़े ही मन से उसकी देखभाल करने लगी। आजा गुलाबो, चारा खा ले। सुष्मिता रोज अपनी गुलाबो को निहारती, उसकी गौशाला की साफ सफाई करती और उसे खूब प्यार देती थी। इंसान की तरह ही जानवर भी प्यार का भूखा होता है, इसीलिए गुलाबो को भी सुष्मिता से बहुत ज्यादा लगाव था। गुलाबो, कल से मेरे एग्जाम शुरू हैं, तो मैं तेरे साथ ही पढ़ाई करूंगी। तू जानती है कि गांधी जी कौन थे? बिल्कुल सही जवाब। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। सुष्मिता ने ऐसे ही अपनी गंगा के पास बैठकर अपनी सभी एग्जाम्स की तैयारी की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण किया। सुष्मिता का बचपन से सपना था कि वो भारत की मिलिट्री फौज में जाए और अपने देश के लिए एक फौजी की तरह काम करे। गंगा, जब मैं फौजी बन जाऊंगी तो तू मुझे याद करेगी क्या? देखते ही देखते इसी तरह समय बीत गया। सुष्मिता ने सभी कक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी। 12वीं कक्षा पूरी होते ही उसके बाप ने उसकी शादी करने का फैसला किया। मैं पढ़ना चाहती हूँ बाबा, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। बेटा, मुझे तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल चुका है। मैं नहीं चाहता कि इस गरीब के हाथों से ये रिश्ता निकल जाए। मैंने तेरे ससुराल वालों से बात कर ली है, तो वहां पर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है बेटा। अपने बाप की बात को सुष्मिता ने समझ लिया और वो शादी के लिए तैयार हो गई। फिर क्या था, जल्दी जल्दी से तैयारियां हुई और सुष्मिता की शादी एक शहर में हो गई। सुष्मिता गरीब बाप की बेटी थी, इसलिए वो कुछ खास दहेज तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन वो अपनी गुलाबो को भी साथ लेकर आई थी। अब गुलाबो भी बड़ी और एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गाय बन चुकी थी। उसका दूध भी बड़ा ही गाढ़ा और स्वादिष्ट था। सुष्मिता की सास हिमानी गुलाबो का दूध बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाती थी। मेरी प्यारी गुलाबो, अब से यही तेरा और मेरा नया घर है। सुष्मिता गौशाला में बैठी गुलाबो पर हाथ फेर रही थी। अरे बहू, अब क्या गौशाला में ही सोने का इरादा है? आई माँ जी। हाँ जल्दी आ, तेरे कॉलेज से फोन आया है। सुष्मिता की पढ़ाई ससुराल में भी जारी थी। फौजी बनने का जुनून उसके सर पर चढ़ा हुआ था और वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करती थी। और अब सुष्मिता का सिलेक्शन भारतीय मिलिट्री में हो चुका था। अलविदा गुलाबो। माँ, मेरी गुलाबो का ध्यान रखना। सुष्मिता ने गुलाबो को गले लगाया और फिर वो मिलिट्री में चली गई। देखते ही देखते दिन बीत रहे थे। हिमानी को भी गुलाबो से लगाव हो चुका था। अरे गुलाबो, ले भर पेट खा। मैं तेरे लिए बहुत सारा चारा लाई हूँ। जब से तेरी सुष्मिता गई है, मुझे तो तेरी बड़ी ही चिंता रहती है। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं तेरा अच्छे से नहलाना दुल्हाना कर सकूं। सोचती हूँ कि अब रोहन और राज का भी ब्याह कर दूं, तो तुझे संभालने वाली 2 जवान और बहुएं आ जाएंगी। फिर क्या था, हिमानी ने अपने छोटे बेटों के लिए भी लड़कियां ढूंढी और फिर उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद हिमानी की दोनों बहुओं ने अपने अपने कामों को बांट लिया। देखो शीतल, मुझे ये गाय की पॉटी वगैरह साफ करना नहीं आता, तो इस गौशाला का काम तो तुम ही देखो। ओहो, पूरी गौशाला मैं संभालूं और पनीर मक्खन से रोटियां तोड़ो तुम? वाह, मैं अकेले इस गौशाला का तिनका भी इधर से उधर नहीं करूंगी। ओहो, इसमें भी कुछ बहस की बात है क्या? ये गाय तुम्हारी जेठानी की है, तुम्हें मिलकर इस गाय की देखभाल करनी चाहिए। दोनों छोटी बहुएं मिलकर गुलाबो की गौशाला में चली गई और वहाँ की साफ सफाई करने लगी। आई एम सॉरी, मैं अब इस जगह पर नहीं रुक सकती। दिव्यानी अधूरी सफाई छोड़कर ही बाहर आ गई। जब शीतल ने ये मंजर देखा तो वो भी अधूरी ही सफाई करके लौट आई। अरे बहू, गुलाबो की गौशाला को साफ कर दिया? माँ जी, गौशाला साफ करी हम और उससे मुनाफा कमाओ आप, ये सही नहीं है। मुझे इस गाय का बंटवारा चाहिए।
अगर इस गाय की सफाई मैं करती हूँ तो मुनाफा भी मुझे ही मिलना चाहिए। ओहो हो, जरा हम भी यही हैं। अरे तुम दोनों तो मिलकर इसकी देखभाल कर नहीं सकती हो, अकेले तो ना जाने क्या करोगी। माँ जी, आप मुझे एक मौका तो दो, मैं गुलाबों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है, गुलाबों को मैं उसी को सौंपूंगी जो इसका 1 हफ्ते तक अच्छे से ख्याल रखेगा। जहाँ एक तरफ बंटवारे की बात चल रही थी, वहीं सुष्मिता को मिलिट्री में अपनी गुलाबों की चिंता खा रही थी। दोनों बहुएं हिमानी की बात पर राजी हो गई। स्वार्थ के लिए वो गुलाबों का ख्याल रखने को तैयार थी। दिव्यानी बर्तन भर कर उसे चारा देने गई तो तभी पीछे से शीतल भी चारे ले आई। गुलाबो मेरा चारा खाएगी क्योंकि मैं पहले यहाँ आई थी, उससे क्या फर्क पड़ता है। दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही और आखिर में ठीक है, हम चारा यहीं रख देते हैं, गुलाबों को जिसका खाना होगा वो खा लेगी। वो दोनों चारा वहीं रखकर चली गई, लेकिन गुलाबों ने उसे सूंघा तक नहीं। जानवर को भी अच्छे बुरे इंसान की परख होती है, इसीलिए गुलाबो उसे नहीं खा रही थी। वो दोनों सभी कामों में ऐसे ही लड़ाई झगड़े करती, जिस बीच गुलाबो बहुत कमजोर हो गई और उसने दूध भी देना बंद कर दिया। हाय, अब इस गाय में बचा ही क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए। दूध नहीं तो गाय कैसी, मुझे भी ये नहीं चाहिए। 3-4 दिन में ही उन्होंने गुलाबों का ध्यान रखना छोड़ दिया और एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों बहुएं बहुत ज्यादा डर गईं। उसी दिन उनकी जेठानी भी वापस आ रही थी। ना जाने मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है, ये गुलाबों की चिंता तो मुझे बॉर्डर से भी ले आई। सुष्मिता रास्ते में ही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे सत्यानाशियों, ये तुमने मेरी गुलाबों के साथ क्या कर दिया। 1 सप्ताह भी तुमसे इसे संभाला नहीं गया, अब मैं सुष्मिता को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो सासू माँ। क्या सासू माँ? गुलाबो, मेरी गुलाबो आंखें खोल। सभी घबराए हुए थे और गुलाबों को जगाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी सुष्मिता घर पहुंच गई और गौशाला के बाहर भीड़ लगी देख वो घबरा कर गौशाला में ही आई। गुलाबो! सुष्मिता ने जैसे ही गुलाबों को पुकारा, उसने अपनी आंखें खोल दी। तुझे क्या हुआ? तू इतनी कमजोर हो गई है। सुष्मिता ने गुलाबों को प्यार से सहलाया और फिर उसे खाना खिलाया। गुलाबो तो सुष्मिता के पास होने से ही आधी ठीक हो चुकी थी। कुछ देर बाद सुष्मिता ने पूछा, माँ, मेरी गुलाबो? हमें माफ कर दो जेठानी जी, ये माँ की नहीं हमारी गलती की वजह से हुआ है। हमने ही गुलाबों का बंटवारा करना चाहा था। हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे। तो ये बात है, मुझे 2 दिन बाद फिर से वापस जाना है। मैं अपनी गुलाबों को साथ ले जाऊंगी। बहू, तो उसे वहाँ बॉर्डर पर कहाँ रखेगी? हम लोग हैं ना, हम इसका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। जेठानी जी, आप बेफिक्र रहिए, हम एक मौका दे दीजिए। ठीक है। उस दिन के बाद से दोनों छोटी बहुएं अपनी जेठानी की गाय गुलाबों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी। वो उसे अपने हाथों से चारा खिलाती और उसकी साफ सफाई करती। तो वहीं सुष्मिता भी बॉर्डर पर अपने देश की सेवा में लगी हुई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हे भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक बार मुझे विक्रम जी से बात करवा दीजिए, बच्चे भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। माँ, आप परेशान मत हो, अभी पापा का फोन आता ही होगा। हाँ माँ, आप बस अच्छा सोचिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और सुनीता भागकर दरवाजे को खोलती है, जहाँ 2 फौजी सुनीता के पति विक्रम का बचा हुआ सामान और वर्दी लेकर आते हैं। आ गए पापा, पापा आ गए, पापा आ गए। बेटा, पापा नहीं आए हैं, मैं उनका सामान लेकर आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं आए आपके साथ? आपके साथ ही तो गए थे वो। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फौजी विक्रम सिंह सरहद पर जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। ये उनकी वर्दी है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वर्दी को देखकर रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है मेरे विक्रम? मेरे विक्रम को ला कर दो मुझे मेरा विक्रम चाहिए। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उन्होंने वादा किया था। मैम, खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर सर होते तो वो आपको रोने नहीं देते, और आपके 2 बच्चे भी हैं। आपको मजबूत होना होगा। आपको उनके शहीद होने पर ऐसे दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे बहादुर विक्रम सर अपने देश के लिए शहीद हो गए। पर मेरे बच्चे तो अपने पिता को याद करेंगे ना। माँ, आप रोइए मत, आप तो स्ट्रॉन्ग है ना माँ, पापा की तरह। हमारे पापा ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, हम सबको फक्र होना चाहिए। ऐसे रोएंगे तो पापा भी रोएंगे हमें देखकर। हाँ माँ,
रोइए मत। देखिए मैम, विक्रम सर की तरह उनके दोनों बच्चे भी बहादुर हैं। आप भी रहिए प्लीज, रोइए मत, बी स्ट्रॉन्ग। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे मेरे पति पर गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। दुश्मनों से लड़ते लड़ते हार कर भी जीत गए। अब हमें चलना होगा, इजाजत दीजिए। फिर दोनों जवान वहां से चले जाते हैं। वहीं सुनीता और बच्चे विक्रम के सामान और वर्दी को देखकर अपनी आंखें नम करते हैं और फिर सुनीता अपने पति की वर्दी को गले से लगाकर बहुत रोती है। ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन विक्रम, आपकी याद तो आएगी, आपकी कमी तो होगी। आपके वादे का क्या हुआ जो आपने बच्चों और मेरे साथ किए थे? उस दिन मैं कितना खुश थी जब आप एक जंग जीत कर आए थे और मैं आपसे लिपट गई थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरे विक्रम किसी भी पर आते होंगे। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? अरे नई चूड़ियां पहन लेती हूँ और नई लाल रंग की साड़ी भी, उन्हें बहुत पसंद है। ओफो, दिए से घर जला देती हूँ, कैंडल्स तो है नहीं। विक्रम के आने की खुशी में सुनीता लाल साड़ी पहनकर एक दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और घर को दिए से सजा देती है। फिर खुद को आईने में देखकर शर्मा जाती है। फिर बच्चे कहते हैं, वो मम्मी, आप तो बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। रुको दीदी, मैं मम्मी की नजर उतार देता हूँ। थू थू थू। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर फौजी विक्रम वर्दी में आ जाता है और अपनी बाहें फैलाकर कहता है, अरे बच्चों, अपने डैडी के गले नहीं लगोगे क्या? ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, हमारे लिए क्या लाए? बहुत सारे खिलौने लेकर आया हूँ। सुनीता, तुम आकर मेरे गले नहीं लगोगी क्या? तभी सुनीता भाग कर आती है और पति के गले लग जाती है। पता है आपको, मैंने आपको कितना याद किया? जानता हूँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए जंग खत्म होते ही फौरन यहाँ पर आ गया हूँ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाने के लिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। विक्रम और सुनीता हाथों में हाथ लिए कपल डांस करते हैं और अपने बच्चों के साथ इस पल को जीते हैं। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू, तू ही है सहारा। आप जानते नहीं हैं, आपको अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे पता है। अरे आज मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगा। अच्छा, क्या बनाया मेरे लिए आज स्पेशल? वही आपकी फेवरेट भिंडी और पाव भाजी और मेरे हाथ से बनी ठंडी ठंडी मलाई वाली लस्सी। अब तो मुझसे रुका नहीं जा रहा है। चलो ना, जल्दी से पेट पूजा करते हैं। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विक्रम को कभी उसके बच्चे तो कभी उसकी पत्नी अपने हाथों से खिलाते हैं। 15 दिन बीत जाते हैं और फिर विक्रम को जनरल की तरफ से कॉल आता है, जिसे सुनकर विक्रम सुनीता से कहता है, सुनीता मुझे जाना होगा। देखो, देश को मेरी जरूरत है। सरहद पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया। पर आज तो आपको हमारे साथ बाहर घूमने जाना था। मैं वादा करता हूँ, वापस आकर जरूर चलेंगे। इतने में विक्रम अपनी फौजी वर्दी में तैयार हो जाता है और सुनीता उसका तिलक करके भेज देती है, जहाँ 2 दिन बाद उसकी कॉल पर विक्रम से बात होती है। विक्रम, आप कब आएंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वापस आ जाऊंगा। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। अगर इस जंग में मुझे कुछ हो भी जाए तब भी। प्लीज ऐसा मत कहिए। इतने में सिग्नल की वजह से फोन कट जाता है और विक्रम वापस सरहद पर दुश्मनों के साथ गोलीबारी करता है। उस आखिरी कॉल के बाद मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगी। पता नहीं था। विक्रम, वापस आ जाओ विक्रम। कैसे जीऊं तुम्हारे बिना? माँ चुप हो जाइए ना। आइए, कुछ खा लीजिए। पापा के लिए खा लीजिए प्लीज, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, तुम भी खाओ। काश पापा 15 अगस्त को हमारे साथ पतंग उड़ाते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बच्चों। फिर सुनीता अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और दिन गुजरते हैं। घर में बचे कुछ पैसे भी खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। 3-4 दिनों से तो किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया होता है। सुनीता पानी पीकर सो रही होती है और बच्चों को मंदिर से लाकर प्रसाद खिलाती है और फिर से पति की वर्दी को हाथ में लेकर रोने लगती है।
बहुत सोच रही हूँ, फिर भी विक्रम मुझे आपकी याद आ ही रही है। कैसे याद ना करूं? अब तो घर में भी कुछ नहीं है। आप थे तो हम कितना खुश थे। सुनीता की आंखों में आंसू देखकर आखिरकार विक्रम की आत्मा वहां आ जाती है और वो अपने बच्चों को देखता है, सुनता है, पर उन्हें छू नहीं सकता। ना ही सुनीता उन्हें देख सकती थी। हे भगवान, मेरे पीछे मेरी पत्नी और बच्चों का कितना बुरा हाल हो गया है। राजू, ये क्या है? मैं अपने बेटों को छू भी नहीं पा रहा हूं। हे भगवान, मैंने इन्हें कभी भी इतनी तकलीफ में नहीं देखा। मैं कभी देख भी नहीं सकता हूं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनके दुख खत्म हो जाए। भगवान, मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं अपनी वर्दी को जादुई वर्दी में बदल सकूं। इतने में विक्रम के पास एक तेज रोशनी आ जाती है जिससे उसकी वर्दी एक जादुई वर्दी बन जाती है और वो सुनीता के हाथों में से निकलकर हवा में एक तेज रोशनी में उड़ने लगती है। ये क्या? अचानक ये वर्दी हवा में चमचमा कर कैसे उड़ने लगी? इतने दिन से तो कुछ नहीं हुआ था। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं एक जादुई वर्दी हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। सच? मेरे विक्रम जी ने भेजा है? हे जादुई वर्दी, मेरे बच्चों ने 4 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया। अच्छा सा खाना दे दो जिससे उनका पेट भर जाए। तभी जादुई वर्दी से स्वादिष्ट खाना निकलता है। ये देखकर बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी खाना है। शुक्रिया जादुई वर्दी। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, भूख लगी है ना? फिर सब झटपट से जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ठीक से खाना जो नहीं खाया था। ये देखकर विक्रम की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। भगवान का शुक्र है कि जादुई वर्दी की वजह से ये सब पेट भर खाना खा पा रहे हैं। और ये घर की क्या हालत बना रखी है मेरे गम में सुनीता ने। एक काम करता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ। फिर विक्रम अपने जादू से घर की सफाई कर देता है। घर को चमचमाता हुआ देखकर सुनीता कहती है, यह अचानक से घर कैसे साफ हुआ? जादुई वर्दी, ये तुमने किया है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। तो फिर? ये मेरी वर्दी के मालिक बहादुर फौजी विक्रम सिंह ने किया है। वो यही हैं, रो रहे हैं, बस आप उन्हें देख नहीं सकते। वो आपको देख रहे हैं। क्या पापा यही हैं? विक्रम, विक्रम, तुम मेरे सामने हो। मुझे और अपने बच्चों को देख पा रहे हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज। भगवान, मुझे मेरे पति से मिला दो, सिर्फ एक बार। तभी सुनीता के कई विनती करने के बाद विक्रम उसके सामने आता है। ये तुमने अपनी दशा क्या बना रखी है सुनीता? मेरे पीछे अपना और अपना बच्चों का ऐसे ख्याल रखोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आए क्यों नहीं? क्या हुआ था उस हादसे में जो आप अपना वादा भी पूरा नहीं कर सके? मैं सरहद पर दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। मैं जब तक बचने की कोशिश करता तब तक उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एटॉमिक बम फेंक दिया जिसमें मैं बच नहीं सका। और फिर तुम्हारी ऐसी हालत देखी तो मैंने जादुई वर्दी को तुम्हारे पास भेज दिया। पर चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। पापा, हमारे साथ पतंग उड़ाओगे ना? हाँ बच्चों, और मेरी गैर हाजिरी में मेरी जादुई वर्दी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस तरह विक्रम कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहता है और फिर जादुई वर्दी की मदद से बच्चों को बहुत सारी रंग बिरंगी पतंग मिलती है और विक्रम अपने परिवार के साथ 15 अगस्त पर पतंग उड़ाता है और अपने किए वादे को पूरा करके हमेशा के लिए चला जाता है।